हेलो नमस्कार दोस्तों। एसआरबी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं रोशन राव। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 10 के विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है और इसके अन्य उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सोडियम है और क्लोरीन है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको अभिकारक कहते हैं। प्रोडक्ट, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से बनने वाले पदार्थों को क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया में हम देख लेते हैं कि सोडियम और क्लोरीन ये अभिकारक है, इससे मिलकर उत्पाद बनता है जो सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक तथा उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षेप में प्रदर्शित करती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद का मुख्य आवश्यकता होती है। इसमें उसके संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, इससे हमारा उत्पाद बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जैसे कि मैं बता चुका हूँ, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद का मुख्य भूमिका होता है। रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख लीजिए, यह अभिकारक है, इसे बाईं ओर लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर दाईं ओर राइट हैंड साइड लिखा जाता है। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, ये उत्पाद है, इसे दाईं ओर लिखा गया है। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, तीर का निशान उत्पाद की ओर होता है। ये जो उदाहरण में तीर का निशान है, ये उत्पाद की ओर है, जो अभिक्रिया होने की दिशा बताता है। अब हम देखते हैं कि ये उदाहरण है, इसको हम रासायनिक समीकरण को के रूप में कैसे लिखते हैं। तो साधारण सी बात है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह हम बहुत से अन्य उदाहरण लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो पहला मुख्य पॉइंट हमारा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जैसा कि उदाहरण 1 में हम देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों की तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि इस उदाहरण में कितना द्रव्यमान मैग्नीशियम का है अभिकारक में, कितना द्रव्यमान मैग्नीशियम का है उत्पाद में, और कितना द्रव्यमान ऑक्सीजन का है अभिकारक में, और कितना द्रव्यमान ऑक्सीजन का है उत्पाद में। दूसरे शब्दों में जो कि बताया गया है कि अभिक्रिया के पहले, यानी कि ये अभिक्रिया के पहले, उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। उसके बाद दोनों का जो परमाणुओं की संख्या है वो समान होनी चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की संख्या कितनी है अभिकारक में, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है अभिकारक में, 2 है। और उत्पाद में देख लेते हैं, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार यह है हमारा जो समीकरण है संतुलित है। अब हम देख लेते हैं दूसरा उदाहरण, जिंक
और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। इस प्रकार भी इसे देखा जा सकता है, जिंक H2SO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब हम जांच कर लेते हैं ये संतुलित है या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभिकारकों की संख्या। पहला देखते हैं जिंक की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। सल्फर की संख्या देख लेते हैं, 1 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं उत्पादों की संख्या में जिंक की संख्या जो है 1 है, हाइड्रोजन की संख्या जो है 2 है, सल्फर की संख्या जो है 1 है, ऑक्सीजन की जो संख्या है 4 है। अतः उपरोक्त जो समीकरण दिया गया है यह संतुलित है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, FeH2O Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। इसमें देखते हैं कि अभिकारकों की संख्या कितनी है और उत्पादों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं Fe, अभिकारकों की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब हम देख लेते हैं उत्पादों की संख्या में Fe की संख्या कितनी है, 3 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। यानी कि यह हमारा जो समीकरण है यह पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ Fe की संख्या उत्पाद में 3 है और यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद में 2 है और अभिकारक में 2 है, ये तो संतुलित है। और ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं, उत्पाद में 4 है लेकिन यहाँ अभिकारक में 1 है। हाँ तो फ्रेंड्स, उपरोक्त समीकरण को हम संतुलित करने के लिए, जैसा ये हमारा समीकरण है, इसे हम इस तरह लिख दिए हैं कि Fe है, इसके आगे 3, क्योंकि जो हमारा उत्पाद है इसमें Fe की संख्या 3 है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको संतुलित करने के लिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या देख रहे हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2, तो इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ 4 लिखना, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है तो इसको संतुलित करने के लिए हमको 4 लिखना पड़ेगा। तो हम इस टेबल में देख लेते हैं कि यह हमारा जो समीकरण है यह संतुलित है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जो अभिकारक है इसमें तत्व की संख्या संतुलित है या नहीं, पूर्ण रूप से उसका द्रव्यमान है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं Fe की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पे देख लीजिए Fe की संख्या कितनी है, 3 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 दूना 8, इसकी संख्या कितनी है, 8 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन जो है इसकी संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। अब हम देख लेते हैं उत्पादों की संख्या में तत्व की संख्या समान है कि नहीं है। तो सबसे पहले Fe की संख्या देखते हैं, यहाँ पे 3 दिखाया गया है तो आप देख रहे हैं Fe की संख्या कितनी है, 3 है। और हाइड्रोजन की संख्या देख सकते हैं आप, 4 दूना 8 यानी कि 8 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये उपरोक्त समीकरण है यह पूर्ण रूप से संतुलित है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद संतुलित हैं। अब हम देखते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यानी कि कोई भी हमारा रिएक्शन हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें भौतिक अवस्थाओं को कैसे लिखा जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैसीय,
जिसे गैस स्मॉल जी, लिक्विड स्मॉल एल, एक्वस एक्यू तथा सॉलिड स्मॉल एस से दर्शाया जाता है। जैसा कि हम पिछले उदाहरण लेते हैं, इसमें देखते हैं जो कि Fe, जैसा कि आप जानते हैं लोहा हमेशा सॉलिड फेस अवस्था में होता है, यानी कि ठोस अवस्था में होता है, और जो जल है ये गैसीय अवस्था में दर्शाया गया है। तो यानी कि जो जल है यह गर्म जल है। गर्म जल जब गर्म होता है तो भाप बनता है, तो वह गैसीय अवस्था में होता है। या फिर 3 और 4 यहाँ सॉलिड से दर्शाया गया है, यह सॉलिड यानी कि ठोस होता है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसा कि आप सब जानते हैं यह गैस है, तो इसे स्मॉल जी से दर्शाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इसके पार्ट 2 में रासायनिक अपक्रिया के बारे में, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में, दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव, उस पे हम पढ़ेंगे संचारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है। तो बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद।